ठीक है, थोड़ा सा आज कोशिश करना कि डाउट्स कम आए। अभी 4-5 दिन की बात है, मेरी क्लास चलेगी 4-5 दिन। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, मैं आशीष नैन, आईसीएस प्लेटफॉर्म पर, आईसीएस एजुकेशन पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। दोस्तों स्वागत है। फाइनली वो घड़ी आ गई है कि आईसीएस के इस चैनल पर अब फिजिक्स की क्लासेस भी आपकी लगा करेगी। जो मैं फिजिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं ये डायमंड बैच है आईसीएस का। आईसीएस डायमंड बैच में जो प्रिपरेशन करवाई जाती है वो फ्यूचर डॉक्टर के लिए करवाई जाती है, फ्यूचर इंजीनियर के लिए करवाई जाती है। साथ में इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर किए जाते हैं, जिससे अगर कोई बच्चा मान लीजिए फ्यूचर के अंदर उसका नीट का पेपर या जेईई का पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो हम बेसिक से बच्चों को उठाते हैं, जिससे ऐसा नहीं होता कि वो बोर्ड की तरफ या बोर्ड में अच्छे मार्क्स ना ला पाए। मतलब कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठाते हुए चलते हैं कि इन केस अगर वो बच्चा नीट और जेईई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो उसका बोर्ड हम खराब नहीं होने देते। इस बैच की यही खास बात है। इस बैच के अंदर ना तो बच्चों को कॉम्पिटिशन की फीस पे करनी है अलग से, ना बोर्ड की फीस पे करनी है अलग से। होता क्या है प्यारे बच्चों, बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं बाहर, कोचिंग लेने जाते हैं, वो कंपटीशन की फीस अलग देते हैं, फिर बोर्ड के लिए अलग ट्यूशन लगवाते हैं। क्योंकि बाहर वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो हफ्ते में 3 या 4 दिन क्लासेस रखते हैं, एक सब्जेक्ट 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। इस बैच में, आईसीएस डायमंड बैच में, आपको फिजिक्स की क्लासेस मंडे टू सैटरडे 1.5 घंटा पढ़ाई जाएगी। अब जब 1.5 घंटा क्लासेस चलेगी तो कंटेंट हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवर बच्चों को कर सकते हैं, और जब ज्यादा कंटेंट डिलीवर करेंगे तो बच्चों की क्लैरिटी ऑटोमेटिकली सी बात है, सिंपल सी बात है, उनकी क्लैरिटी ज्यादा बढ़ेगी, एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ेगा। और फिजिक्स की तो एक खास बात है कि फिजिक्स अगर किसी को बहुत अच्छे लेवल पर सीखनी है तो उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आईसीएस डायमंड बैच एक ऐसा बैच जिसमें आप फ्यूचर डॉक्टर बन सकते हो, फ्यूचर इंजीनियर बन सकते हो, और साथ में इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिए जाएंगे। इन केस अगर आपका नीट में रैंक नहीं आता तो हम आपको इतनी मेहनत करनी सिखा देंगे, आपको इतनी मेहनत करनी सिखा देंगे, साथ में हम खुद भी करेंगे और आपको भी टाइम पे मोटिवेट करेंगे। इन केस अगर आपकी रैंक नहीं आती तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बोर्ड में तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जिन बच्चों को भी आईसीएस डायमंड बैच ज्वाइन करना है फ्यूचर डॉक्टर के लिए, फ्यूचर इंजीनियर के लिए, वो अपने आईसीएस की ब्रांच पर जाइए, जो भी आपके निकट ब्रांच है, भिवानी ब्रांच है, जींद ब्रांच है, कुरुक्षेत्र ब्रांच है। और आईसीएस की इस समय लगभग लॉकडाउन से पहले 200+ विलेजेस में भी हमारी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई है। तो आप अपनी ब्रांचेस पर जाइए, विजिट कीजिए, उनसे बात कीजिए क्या शेड्यूल रहेगा कोचिंग का, और कोचिंग को ज्वाइन कीजिए प्यारे बच्चों। मैं फिर कहूंगा, डॉक्टर एक ऐसी चीज है जो भगवान की तरह पूजनीय है। अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बन जाते हो तो दोस्तों बहुत रेपुटेशन वाली जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है। डॉक्टर से जैसे बताते हैं ना कि डॉक्टर से जब भी हम कभी दिखाने जाते हैं तो 5 मिनट से क्या है वो आपको ज्यादा टाइम देता है? बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत बिजी है, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। अगर डॉक्टर हमसे 2 मिनट भी बात कर ले, दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे कि हमारे आईसीएस के रिजल्ट की। आईसीएस के जितने भी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, लगातार 10 वर्षों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने हर साल फिजिक्स के अंदर प्रोड्यूस करे हैं। बात रहे बोर्ड की, बात रहे मेडिकल टॉपर्स की, नीट टॉपर की या जेईई टॉपर्स की, सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स प्यारे बच्चों हमारे पास से ही पढ़ के जाते हैं। हमारा रोल 15-20% होता है बच्चों के करियर बनाने में। बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें भी प्राउड फील होता है कि इतने अच्छे बच्चे, टॉपर्स बच्चे हमारे पास से पढ़ के जाते हैं। 2020 की बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर सोनीपत ने रिजल्ट्स के अंदर रिकॉर्ड बनाया प्यारे बच्चों। वो बात करें जेईई की, नीट की या बोर्ड की, पूरे हरियाणा के अंदर दोस्तों रिकॉर्ड, पूरे हरियाणा के अंदर हमारा आईसीएस का रिजल्ट नंबर 1 पर रहा। और अब इसीलिए आईसीएस ने हमारी पूरी एक टीम बनाकर अब हरियाणा के अंदर जगह जगह क्लासेस चलाने का फैसला किया। इतना अच्छा रिजल्ट निकालने के बाद टीचर सारे बिल्कुल एक्सपीरियंस है। परिमल सर को तो आप जानते ही हो, इनकी स्माइल आप देखिए, बिल्कुल कायल कर देती है, स्माइल बिल्कुल कायल कर देती है। तो कायल हुआ थोड़ा है, थोड़ा सा मतलब हो गया है। अच्छा चलो देखो, अनिल गिरी सर हैं, अनिल गिरी सर के अनेकों स्टूडेंट्स
100 में से 100 मार्क्स लेके आते हैं। और साथ में अनिल गिरी सर ने JEE डायमंड बैच, जिनकी 12 से 1:30 बजे क्लास चलती है, फ्यूचर इंजीनियर अगर किसी को बनना है तो ये क्लास ज्वाइन कीजिए, 11th क्लास। निशांत नैन सर खुद IIT है, खुद IIT है, IIT दिल्ली से। दोस्तों आप इस बात को जानते हो कि देश के अंदर जो सबसे टफ एग्जाम्स होते हैं वो IIT का होता है, IAS का होता है, एम्स का होता है। तो जो एक देश के बहुत सारे टफ एग्जाम्स में से एक जो टफ पेपर है वो IIT का भी है, और निशांत सर खुद IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और ये अब लगातार 2 वर्षों से हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो टीम दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त खतरनाक टीम है जो ICS के इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोचिंग देगी। इसके बाद बात करें कि हमारे ICS के जो कोर्सेज रहेंगे वो स्पेशल 2 कोर्सेज रहेंगे। पहला जो कोर्स रहेगा वो रहेगा डायमंड बैच। डायमंड बैच एक ऐसा बैच है जो एक दिन में 1.5 घंटा चलेगा, एक सब्जेक्ट की क्लास, तीनों मिलाकर 4.5 घंटे, हफ्ते में 6 दिन क्लास। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 5 घंटे, 4.5 से 5 घंटे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा। 4.5 से 5 घंटे। क्या हिंदुस्तान की कोई कोचिंग आपको 6 दिन 4.5 से 5 घंटे पढ़ाती है? नहीं पढ़ाती। हम पढ़ाएंगे आपको 4.5 से 5 घंटे, एक क्लास 1.5 घंटा। जो जब हम एक क्लास को 1.5 घंटा पढ़ाएंगे तो चीजें खोल खोल के बता पाएंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करवा पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं डायमंड बैच इंडियाज बेस्ट कंटेंट, चैलेंज देके बोल रहा हूं, डायमंड बैच इंडियाज बेस्ट कंटेंट, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसके बाद हमारा एक बैच रहेगा संकल्प बैच। ये जो संकल्प बैच रहेगा इसमें हम बिल्कुल ज्यादा हाई लेवल को टच नहीं करेंगे, मतलब अपना लेवल ठीक ठाक सा रखेंगे। कोई भी स्टेट बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या हरियाणा बोर्ड हो, या कोई CBSE बोर्ड हो, संकल्प बैच में पढ़ने का यह फायदा होगा कि कोई भी बोर्ड हो वो आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, वहां पर बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इस बैच में जो स्पेशल फोकस होता है वो होता है कि ये डेरिवेशन आपको लिखना है, इस तरीके से लिखना है। बोर्ड ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस की ही ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई जाती है। पर प्यारे बच्चों जो ये डायमंड बैच है ये टोटली कॉम्पिटिटिव फोकस बैच है, कॉम्पिटिटिव फोकस बैच है डायमंड बैच। तो अगर आपको JEE या नीट या बोर्ड की तैयारी करनी है तो उसके लिए डायमंड बैच बेस्ट है। तो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स। तो हेडिंग डालिए, लिखिए काइनामेटिक्स, लेक्चर नंबर 1। मैं फिर बताऊंगा ये डायमंड बैच है, इसमें 1.5 घंटा हमारी क्लास चलेगी। देखिए काइनामेटिक्स, अभी हम 1D पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स 1D। देखिए कुछ बातें बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जितने भी बच्चे जो हमारी क्लासेस को लाइव देख रहे हैं और जिनको फ्यूचर डॉक्टर बनना है या फ्यूचर इंजीनियर बनना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के अंदर या बात करें केमिस्ट्री के अंदर या बात करें बायो के अंदर, एक अच्छा सा रजिस्टर लगाना है दोस्तों, बढ़िया सा रजिस्टर लगाना है। और उस रजिस्टर के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही राइटिंग में बहुत प्यारे प्यारे बनाते हुए चलना है, अपनी ही राइटिंग में बहुत प्यारे प्यारे बनाते हुए चलना है। एक अच्छा रजिस्टर लगाना है, उसमें आपको बहुत अच्छे सुंदर राइटिंग में, सुंदर ना भी हो, तेरी तो सुंदर है, तेरी सुंदर है भाई, तेरी तो सुंदर नहीं है, तेरी तो बहुत गंदी है, पर अपनी राइटिंग में, अपनी राइटिंग तो गंदी भी हो पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अपनी ही राइटिंग में आपको लेक्चर नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आज हेडिंग डालिए अपनी ही हैंड राइटिंग में लेक्चर नंबर 1, और आज तारीख भी डाल लीजिए। तारीख क्या आज? 7 तारीख है। हाँ जी, हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। मैं लिख देता हूं, अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए तो समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने, सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। देखिए एक बात बताओ, मान लो हमने 2 साल पढ़ाई करी, बोलो 2 साल क्या करी? 2 साल क्या करी? हमने 2 साल खूब मन लगाकर पढ़ाई करी, खूब सवाल बनाए, पर अगर हमने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से नहीं बनाए, हैंड रिटन नोट्स अच्छे से, तो होगा क्या प्यारे बच्चों कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत पास होंगे, 15 या 20 दिन की छुट्टी होगी, मतलब जब 15 या 20 दिन रह जाएंगे, तो आपने 2 साल बहुत मेहनत करी पर आपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से नहीं बनाए, तो क्या वो 2 साल की सारी बातें जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी क्या आपको 15 दिन में याद आ जाएंगी? पर अगर आपने कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपने एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई है, अपनी राइटिंग में लिखी हुई है, कोई हिंदी में लिख ली, तो वो 15 दिन में रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी है, हैंड रिटन नोट्स बहुत।
कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो अपनी ही राइटिंग में बहुत प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इस बात का ध्यान रखना सभी बच्चों को। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे नहीं बनाए तो लास्ट मोमेंट पे जाके बहुत दिक्कत होगी आपको। और वो लास्ट मोमेंट होता है ना, जो 1 महीना 1.5 महीना, अगर हम उसमें रिवीजन नहीं कर पाते अच्छे से, और जो हमने 2 साल पढ़ा अगर हमें वो सारा याद नहीं आता, फिर ये 2 साल की मेहनत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो हमें ये 2 साल की मेहनत बिल्कुल अच्छे से सक्सेस करवानी है। इसीलिए हमें लास्ट मोमेंट पर जब हम पढ़ाई करें तो ये सब कुछ हमारे पास एक मेंटेन रिकॉर्ड हो। मेंटेन क्या हो? रिकॉर्ड। उनमें हम कोई बुक्स नहीं उठाएंगे, उसमें हम ज्यादा ज्यादा क्या होंगे, 1-2 टेस्ट दे लेंगे बस। मेरी बात समझ में आने? तो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ऐसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आईसीएस का एक चैनल है, इस चैनल पर बहुत ज्यादा बच्चे तो हिंदी मीडियम के हैं, मुझे इस बात का पता है। तो मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है वो 1x भी हो सकती है, 2x भी हो सकती है, 4x भी हो सकती है, 8x भी हो सकती है, 16x भी। कहने का मतलब यह है कि मान लो काइनामेटिक्स है, बोलो क्या है? काइनामेटिक्स को मैं 50 दिन में भी खत्म कर सकता हूं, 30 दिन में भी कर सकता हूं, 20 दिन में भी, 5 दिन में भी। अरे बोल यार। पर मैं अभी पढ़ाऊंगा कि बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ जाए। 11th क्लास को देखते हुए, एक उस बच्चे को भी देखते हुए क्लास में जो सबसे वीक स्टूडेंट है उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। 16x का मतलब ये नहीं कि मैं 33 बोलना स्टार्ट कर दूंगा। 16x का मतलब है कि मैं अगर 16x की स्पीड से करवा रहा हूं, 5 दिन में काइनामेटिक्स खत्म करवा रहा हूं 50 दिन की जगह, तो इसका मतलब है मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस कर रहा हूं। अरे बोल यार। और अगर मैं जिस स्पीड से भी मैं चलने वाला हूं उस स्पीड से मान के चलिए कि अगर एक टॉपिक पे और टीचर 10 न्यूमेरिकल्स करवाते हैं तो मैं 15 करवाऊंगा। कितने करवाऊंगा? ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उसको आप 1x की स्पीड मान लीजिए। स्पीड कुछ भी हो सकती है। 1 शॉट रिवीजन भी करवाया जा सकता है काइनामेटिक्स का 6 घंटे में, और 6 घंटे आपको लगातार एवरेज स्पीड भी पढ़ाई जा सकती है। क्या पढ़ाई जा सकती है? 6 घंटे। तो स्पीड कुछ भी हो सकती है। मैं स्पीड रखूंगा 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से कि एक गांव में कोई बच्चा बैठा है जिसको थोड़ा कम समझ में आता है, वो भी हमारे साथ चले, वो भी हमारे साथ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना। तो हमारी स्पीड ऐसी रहेगी कि बिल्कुल खोल खोल के एक चीज को हम पढ़ते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। एक एक चीज को बिल्कुल खोल खोल के पढ़ते हुए चलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। काइनामेटिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन आती है काइनामेटिक्स की, लिखिए। सबसे पहले डेफिनेशन आती है काइनामेटिक्स की, लिखिए। स्टडी ऑफ मोशन without considering its cause थैंक यू। एक बच्चे ने कहा कि वेक्टर का आपने 1 शॉट रिवीजन करवाया, बहुत मस्त था। थैंक यू अनुराग, थैंक यू। देखिए, चलो भाई सुनो ध्यान से। देखो जो काइनामेटिक्स है, बोलो जो क्या है? काइनामेटिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की मोशन की चर्चा करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की मोशन की चर्चा, और वो मोशन किस वजह से हो रही है इसको हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसको हमें जानने की, जैसे मान लो मैं आपको एक बात बोल दूं, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। बोलो कार किससे स्टार्ट हुई? रेस्ट से स्टार्ट हुई, और कुछ देर के बाद उसकी इतनी स्पीड है। तो ये स्पीड किस वजह से है ये हमें जानने की जरूरत, बस वो स्पीड है। वो किस वजह से है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये तो हमें पक्का पता है, अगर कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो कोई तो फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से कार चली। तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये हमें जानने की जरूरत है ही नहीं। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे वो किस फोर्स की वजह से मोशन में होंगे, किन कारणों की वजह से मोशन में होंगे, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस वो मोशन में है, उनकी स्पीड की, उनकी एक्सेलरेशन की, उनकी डिस्टेंस की, उनकी डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। अरे बोल यार, फिर से बोलो। काइनामेटिक्स, मोशन की चर्चा करेंगे। मोशन की क्या करेंगे? वो मोशन किन कारणों से है ये चर्चा करेंगे।
बस वो मोशन में है, ये चर्चा करेंगे। बोल यार, वो मोशन किस वजह से हो रही है, किस फोर्स की वजह से हो रही है। अब मैं इसको बाहर खिड़की से बाहर फेंक दूं, अगर मैं इसको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, ये कहां जाएगा? किस फोर्स की वजह से ये नीचे जाएगा, ये चर्चा करनी ही नहीं। कोई छत पे खड़ा है, मैंने उसको धक्का दे दिया, कहां गया? नीचे। कहां गया? तो वो किस फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है, ये चर्चा ही नहीं करनी हमें, बस नीचे जा रहा है। तो भाई बताओ कितनी देर के बाद ये मरेगा, कितनी देर के बाद ये, कितनी देर के बाद इसके प्राण जाएंगे, हमें ये चर्चा करनी है। वो किस फोर्स की वजह से नीचे गया, हमें चर्चा करनी नहीं। अरे बोल यार, फिर से बोलो। काइनामेटिक्स, काइना मोशन की चर्चा, मोशन की, मोशन की, मोशन की, विदाउट कंसिडरिंग इट्स कोज। किस फोर्स की वजह से वो मोशन हो रही है, ये हमें चर्चा करनी नहीं, बस हमें तो मोशन की चर्चा करनी है, हमें कोज जानने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस आती है जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, उनको मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, उससे समय ही खराब होगा। जैसे सबसे पहली बात करते हैं रेस्ट। बोलो किसकी? किसकी? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, सुना? रेस्ट का मतलब क्या होता है, सुना? देखो रेस्ट, स्टैचू। क्या मेरी पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है? क्या मेरी पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है? तो बचपन में वो स्टैचू 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 खेलते थे, याद है ना? वो रेस्ट ही तो था। क्या था? चलो जल्दी से बोलो, स्टैचू बोलो। हाँ वो रहने दो। चलो, अगर मेरी पोजीशन, बोलो मेरी समय के साथ या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग मतलब तुम लोग, मान लो समय आगे बढ़ रहा है और मैं वहीं हूं, सराउंडिंग में तुम लोग आगे जो मुझे देख रहे हैं, अगर तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज ना हो, मतलब स्टैचू, इसी को रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, बोलो कोई भी, अगर उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज ना हो, समय के साथ चेंज, इसे रेस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेस्ट। और अगर भाई साहब किसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, किसी की पोजीशन क्या हो रही हो, क्या हो रही हो, तो उसको कहा, क्या कहा जाएगा? मोशन। अब मुझे देखो, लगातार मेरी पोजीशन क्या हो रही है, क्या हो रही है, तो मैं किस में आ गया, किस में आ गया? पर हां सुनो ध्यान से, असली में ये जो रेस्ट और मोशन है ना, रियलिटी बताऊं आपको, रेस्ट और ये आंखों का धोखा है। क्या आंखों का? आपको कोई चीज रेस्ट में भी लग सकती है और ये आंखों का धोखा है, देखने का नजरिया है। अभी आप देखना, आपके साथ धोखा होगा, थोड़ी देर में पता लगेगा आपको कि ये रेस्ट और मोशन रियलिटी में आंखों का धोखा है। बोलो आंखों का देखने का एक नजरिया है। ऐसा कहा जाता है कि एक चीज रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी, वो देख कहां से रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो एक काम कीजिए, हेडिंग डालिए, लिखिए, लिखिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। Rest and motion are relative to each other. Rest and motion are relative to each other. देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये बस है, बोलो बोलो क्या है ये? हरियाणा रोडवेज की बस है, मान लो HR10, बोलो HR, हरियाणा रोडवेज। इससे तेज तो कोई बस चलती ही नहीं, ठीक है? बिहार की बस, उत्तर प्रदेश की बस, राजस्थान की बस और हरियाणा रोडवेज की बस। हरियाणा रोडवेज की बस से कोई तेज बस चलती ही नहीं। मैं खुद बस से ही जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, हालांकि मेरे पास साइकिल भी है पर थोड़े से साइकिल से बस से ही जाता हूँ मैं। हरियाणा रोडवेज की बस है, स्पेलिंग तो ठीक लिखी होगी, चलो बहुत बढ़िया। HR10, बोलो HR। अच्छा भाई साहब, अब भाई साहब इस HR10 में मान लो मैं यहां पर बैठा हूं या यहां पर खड़ा हूं बस में, ये है फिजिक्स मैजिशियन, बोलो फिजिक्स, ठीक है? और आपकी मैडम वो यहां पर है, घर वाली, बोलो घर, घर, घर वाली वो
मेरे साथ ही बस में है, वो मेरे साथ ही जाएगी, कहीं भी जाएगी। ठीक है, मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती है। प्यार बहुत ज्यादा है। बोल यार, बोल भारतवर्ष की, गौ माता की, काली माता की, शेरावाली माता की। फिर से बोलो, बस में कौन है? फिजिक्स मैजिशियन, फिजिक्स। उसके साथ कौन है? घर, घर। ये मुझे अकेला छोड़ती, जहां भी मैं जाता हूं साथ साथ जाती है। बोल यार, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब यहां पे कोई खड़ा है, मोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, इसका नाम है चीनू। बोलो क्या है? चीनू। चीनू है, ये सड़क पे खड़ा है। ठीक है, और बस चल रही है। बोलो बस, बस चल रही है, बस चल रही है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से बात को समझना। मुझे यह बताओ कि जो चीनू सड़क पर खड़ा है या सड़क किनारे खड़ा है या जो ग्राउंड पर खड़ा है, अगर बस चल रही हो तो इस चीनू को फिजिक्स मैजिशियन किस में लगेगा? रेस्ट या मोशन? रेस्ट या मोशन? इस चीनू को लगेगा फिजिक्स मैजिशियन चल रहा है। फिजिक्स मैजिशियन, फिजिक्स मैजिशियन मोशन में है। किस में है? जो बंदा सड़क पर खड़ा है, जो चीनू सड़क पर खड़ा है, सड़क किनारे खड़ा, सड़क पर तो नहीं खड़ा होगा, ग्राउंड पर खड़ा है, उसको लगेगा कि फिजिक्स मैजिशियन चल रहा है। फिजिक्स मैजिशियन, बहुत बढ़िया। पर घर वाली, बोलो घर, घर वाली को क्या लगेगा? मैं रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट, मोशन। ये रहा मेरा आशीष नैन। यहीं बैठे हो क्या? यहीं रहना, यहीं रहना। चलो बताओ, घर वाली बोलो, घर, घर वाली को क्या लगेगा? फिजिक्स मैजिशियन रेस्ट या मोशन? रेस्ट या मोशन? तो ये बताओ, फिजिक्स मैजिशियन को अगर घर वाली देख रही है तो रेस्ट, घर वाली देख रही है तो, और जो सड़क पर चीनू खड़ा है वो देख रहा है तो? फिर से बोलो, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और आंखों का धोखा, आंखों का। इसको लग रहा है ये मोशन में, इसको लग रहा है रेस्ट में। असली में रेस्ट और मोशन देखने का एक नजरिया है। रेस्ट और मोशन देखने का एक, अरे नहीं आया, फिर से बोलो, रेस्ट और मोशन देखने का एक। फिजिक्स मैजिशियन चीनू के रिस्पेक्ट में मोशन में, फिजिक्स मैजिशियन घर वाली के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। बोल यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये हुई ना बात। बोल भारतवर्ष की, गौ माता की, बम बम। अब एक बात बताओ यार, बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखना। मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं। जल्दी बोलो, रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट, मोशन। असली में मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं ना? अरे मैं धरती पे ही तो खड़ा हूं। धरती रेस्ट में होती है, धरती घूमती है? धरती तो घूमती है। अगर कोई ऊपर जाकर मुझे देखेगा तो मैं तो धरती के साथ साथ घूम रहा हूं। अगर तुम मुझे देखोगे तो मैं रेस्ट में हूं, अगर कोई आकाश से देखेगा तो मैं धरती के साथ घूम रहा हूं, तो मैं मोशन में हूं। बोल यार, फिर से बोलो, रेस्ट और मोशन देखने का एक। अगर तुम मुझे देखोगे, रेस्ट में हूं मैं, रेस्ट में हूं, ऊपर जाके देखोगे तो मैं धरती के साथ साथ घूम रहा हूं। ऊपर से देखोगे तो धरती मोशन में है, धरती तो घूम रही है, तो मैं भी घूम रहा हूं। असली में इस दुनिया में रेस्ट और मोशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। ना कोई रेस्ट नामक चीज है, ना कोई मोशन नामक चीज है। एक जो चीज है वो मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम देख कहां से रहे हैं। बोल यार, परमानेंट कोई रेस्ट में है ही नहीं। अब तुम्हें लग रहा है मैं रेस्ट में हूं, तुम्हें लग रहा है ऑनलाइन जो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं रेस्ट में हूं, यहीं पर हूं। अरे यार, आकाश से जाके देखो, ऊपर से जाके, ऊपर से जाके देखोगे तो धरती घूम रही है, मैं भी तो धरती के साथ घूम रहा हूं, मैं मोशन में हूं। रेस्ट नामक कोई परमानेंट चीज, रेस्ट नामक कोई परमानेंट चीज और मोशन नामक भी कोई परमानेंट चीज नहीं। इधर देखो, फिजिक्स मैजिशियन बस में बैठा, बस चल रही है तो फिजिक्स मैजिशियन भी चल रहा है, पर घर वाली के रिस्पेक्ट में मैं किस में हूं? अब मैं तो बस के साथ चल रहा हूं, पर घर वाली मुझे देख रही है, उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हूं। तो रेस्ट और मोशन नामक कोई परमानेंट चीज, रेस्ट और मोशन देखने का एक, किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में, अरे नहीं आया। इसी को बोल देते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू, तो हिंदी में लिखो जो लिखवा रहा हूं, लिखो, हिंदी में लिखो। लिखो,
गिवन फिगर में, गिवन डायग्राम में, ऐसे लिखो गिवन डायग्राम में, गिवन डायग्राम में फिजिक्स मैजिशियन चीनू के रिस्पेक्ट में, चीनू के रिस्पेक्ट में चीनू के रिस्पेक्ट में मोशन में है, चीनू के रिस्पेक्ट में मोशन में है। हिंदी में लिखते हुए चलना, हिंदी में लिखते हुए चलना। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मेरी एक मतलब मेरे बोर्ड पे देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 90% न्यूमेरिकल्स हैं। बोलो 90%, 90% न्यूमेरिकल्स हैं। यहां डेरिवेशन 2 ही 4 है बस पूरे चैप्टर में, डेफिनेशन 2 ही 3 है। ऐसे तो छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत सारी हैं पर वो कहीं नहीं पूछी जाती ना, उनको कोई लिखने का फायदा। हिंदी में लिखते हुए चलना, इस बात का ध्यान रखना। काइनामेटिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल्स होता है, काइनामेटिक्स का मतलब ही, काइनामेटिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल्स होता है, 90% न्यूमेरिकल्स। जैसे अगर मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊं ना, मॉडर्न फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स होती है 12th क्लास में, उसमें आपको थ्योरेटिकल बातें भी लिखनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल बातें, ग्राफिकल, समझ में आ रहा है ना। जैसे एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर 12th क्लास में, वो सारा याद करने का है। ऐसे ही काइनामेटिक्स सारा न्यूमेरिकल्स है, 90% न्यूमेरिकल्स हैं। अरे बोल यार, ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं पूछी नहीं जाएंगी और पता होनी चाहिए। बोल यार, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो क्या लिखा आपने? फिजिक्स मैजिशियन चीनू के रिस्पेक्ट में मोशन में है और घर वाली के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और घर वाली के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। घर वाली के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। इसीलिए यह कह दिया जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसीलिए यह कह दिया जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसलिए यह कह दिया जाता है कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव है। नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार डाल के, रेस्ट और मोशन नामक कोई परमानेंट चीज नहीं है। ऐसे लिखो, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन नामक कोई परमानेंट चीज नहीं है। रेस्ट और मोशन नामक कोई परमानेंट चीज नहीं है। रेस्ट और मोशन नामक कोई परमानेंट चीज नहीं है। रेस्ट और मोशन नामक कोई परमानेंट चीज। जैसे बताओ, मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में अभी किस में हूं? किस में? रेस्ट में। बोलो किस में? और कोई आकाश से देखे तो मुझे मोशन में, क्योंकि मैं पृथ्वी के साथ घूम रहा हूं। तो परमानेंट कोई रेस्ट में है ही नहीं। यहां इस दुनिया में परमानेंट कोई रेस्ट में है ही नहीं। आपको लगता है मैं परमानेंट रेस्ट में हूं? नहीं। उस बंदे से पूछिए जो मुझे देखने के लिए ऊपर चला गया। कहां चला गया? उससे पूछिए, उसके दिल की बात जानिए, उसको मैं घूमता हुआ लगूंगा। चलिए देखिए, अब एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन आती है जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए अगर आपको काइनामेटिक्स या मैकेनिक्स सीखनी हो। इसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्यारे बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो बोलो, फ्रेम ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो, it is the frame, it is the reference frame, it is the reference frame, लिखिए, it is the reference frame with respect to position or
motion of object it is the reference frame with respect to position or motion of object is defined. देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, it is the reference frame with respect to position or object is defined. लिख लिया। देखिए, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको समझना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह है जहां से हम किसी को देख रहे हैं, सिंपल सी भाषा में, जहां पर अगर हम खड़े होकर या बैठकर किसी को देख रहे हो, उसी जगह को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी जगह का बोलेंगे, बोलो बोलो, फ्रेम ऑफ। जहां पर बैठकर या खड़े होकर हम किसी को देख रहे हो, उसी जगह को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बताओ यार, जब तुमने कहा स्टैच्यू, तुम कहां पर बैठ के देख रहे हो? बेंचेस पर। कहां पर बैठ के देख रहे हो? इन्हीं बेंचेस पर तो बैठे हो। तू इस बेंच पे बैठा है, तो तेरे लिए यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तेरे लिए वही जगह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, आपके लिए यही जगह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अरे बोल यार, फिर से बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ, जहां से बैठकर हम किसी को देख रहे हो, जहां से बैठकर अगर हम किसी को देख रहे हो, उसी जगह का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये बताओ, ये चीनू कहां पर खड़ा होकर मेरी स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा है, मेरी स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा है, रेस्ट या मोशन। स्टेट का मतलब समझते हो ना, रेस्ट या मोशन। ये चीनू कहां पर खड़ा होकर मेरी स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा है? ग्राउंड पे। बिल्कुल सही कहा, सड़क पर या ग्राउंड पर। तो सड़क या ग्राउंड इस चिन्ह के लिए हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सड़क या ग्राउंड इस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ। घर वाली मेरी स्टेट को कहां से ऑब्जर्व कर रही है? तो जो ये मूविंग बस है ना, मूविंग बस, यही घर वाली के लिए रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से बोलो, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस, जहां से खड़े होकर या बैठकर हम किसी को देख रहे हो, किसी को। तो फिर से बोलो, घर वाली। बोलो, घर वाली के लिए रेफरेंस फ्रेम होगी बस। क्या होगी? क्या होगी? चीनू के लिए, चीनू के लिए, चीनू के लिए, चीनू के लिए। बहुत बढ़िया। बोल, भारतवर्ष की, गौ माता की। फिर से बोलो, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ, एक ऐसी जगह, एक ऐसी जहां से ऑब्जर्वर किसी को देख रहा है, किसी को देखा जा रहा है, किसी को देखा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, यहां से देख रहा हूं ना उसको, तो यही रेफरेंस फ्रेम है। अरे बोल यार। और मान लो कोई फ्लाई जेट ले आए, फ्लाई जेट, और फिर फ्लाई जेट से तुझे देखा, तो वो फ्लाई जेट रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। जहां से मैं इसको देखूंगा वही मेरा रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। बोल यार। बोल, भारतवर्ष की, गौ माता की, काली माता की। तो रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं भूलनी, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। जहां से हम किसी को देख रहे हो, उसी जगह को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। लिखो हिंदी में, जहां से हम किसी चीज को देख रहे हो, जहां से हम किसी चीज को देख रहे हो, जहां से हम किसी चीज को देख रहे हो, उसी जगह को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी जगह को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी जगह को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे लिखिए, जैसे चीनू के लिए
जैसे चीनू के लिए रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड होगा, चीनू के लिए रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड होगा, चीनू के लिए रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, और घर वाली के लिए बस, और घर वाली के लिए रेफरेंस फ्रेम बस होगी, घर वाली के लिए रेफरेंस फ्रेम हरियाणा रोडवेज की बस होगी, हरियाणा रोडवेज की बस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ने वाली बस, कट मारते हुए जींद से भिवानी, भिवानी से सिरसा बहुत कम समय में पहुंचा दे, उसी को बोलते हैं हरियाणा रोडवेज की बस। पाकिस्तान में तो बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाती, अभी बताऊंगा सब कुछ समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। खड़े जाता है ना वहां पे, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। लिख लिया? अरे बोलो, चलो बेसिक बेसिक बात बोलो। काइनामेटिक्स, मोशन की चर्चा करेंगे पर उसके कोज जानने की जरूरत, रेस्ट और मोशन नाम की कोई परमानेंट चीज, देखने का नजरिया, देखने का, आंखों का कोई चीज रेस्ट में भी हो सकती है और डिपेंड करता है देख कहां से रहे हैं, देख कहां से रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुनिए अब देखिए, अब बात करें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कौन कौन करता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स करती है ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम पर। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है प्यारे बच्चों रेफरेंस फ्रेम पर। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज प्यारे बच्चों डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम पर। बोलो बोलो, रेफरेंस। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम पर। अभी जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो तुमने 11th में पढ़ा वो तुमने आज तक, मतलब जो तुमने उस टाइम 11th में पढ़ा, तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत कुछ तो तुम नया पढ़ रहे हो। मैं क्लियर बोल रहा हूं, अभी जो तुमने 11th में पढ़ा उस समय, उससे तुम्हें बहुत कुछ ऐसा लगेगा जो तुम नया पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये कोई बोर्ड का बैच नहीं है, ये टोटली कंपटीशन का बैच है। ये इंडिया बेस्ट कंटेंट है, मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं ये बात। जिस दिन काइनामेटिक्स खत्म होगा उस दिन पता लगेगा। इंडिया बेस्ट कंटेंट। इससे ऊपर अगर पढ़ाई अगर कोई टीचर करवाता होगा तो उसको टाइम फिर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने 1.5 घंटा टाइम रखा, 6 दिन क्लास, पूरा साल पढ़ाया जाएगा। अगर उसको इससे अच्छा बढ़ाना पड़े तो फिर उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता है। अगर वो चाहेगा कि मैं आशीष नंद सर की कॉपी को टक्कर दूं, इससे भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स करवाऊं, तो उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, फिर 2 घंटे का बैच करना पड़ेगा, वरना हो ही नहीं सकता इससे बेस्ट कंटेंट इतने टाइम में। तो चलो बोलो डिस्टेंस, बोलो। थोड़ा सोचना, डिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। एक बात बताओ यार, फिजिक्स में एडिशन चीनू के रिस्पेक्ट में मोशन में या रेस्ट में? चीनू के रिस्पेक्ट में फिजिक्स में एडिशन किस में? तो ये बताओ, लगातार फिजिक्स मैजिशियन आगे जाएगा चीनू के रिस्पेक्ट में, तो चीनू के रिस्पेक्ट में फिजिक्स मैजिशियन अगर लगातार आगे जाएगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। उसका डिस्टेंस चीनू के रिस्पेक्ट में फिजिक्स मैजिशियन का डिस्टेंस लगातार बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अभी समझो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक ही चीज है, जब तक मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर देता। तो जब फिजिक्स मैजिशियन मूविंग बस के अंदर बैठ के आगे जाएगा तो चीनू के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बढ़ेगा। पर ये बताओ, घर वाली के रिस्पेक्ट में तो डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं। घर वाली वहीं हो क्या? वहीं रहना, वहीं है।
रोटी खाओगे? बासी रोटी लेके आई हो आपके लिए। अरे बोलो, वही है ना वो। तो घर वाली के रिस्पेक्ट में फिजिक्स मैजिशियन का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा। अरे बोले, मेरा डिस्टेंस चीनू के रिस्पेक्ट में तो बढ़ेगा, और मेरा डिस्टेंस घर वाली के रिस्पेक्ट में उतना ही रहेगा। वही हो, वही रहना। अरे बोलो, मान लो पानीपत आ गया, क्या आ गया? पानीपत बस स्टैंड आ गया, क्या आ गया? पानीपत। बस रुक गई, बस बोला बोला बस, ठीक है। और मान लो बस स्टैंड पे बाहर वाली भी तो होती है। कोई दिखाई देगी, कोई दिखाई। अब बाहर वाली मुझे दिखाई देगी, डेफिनेटली मेरा मन करा वहां जाने का, मन करा वहां, पर सामने कौन बैठी है? घर, वहीं रहना। अरे बोलो, तो भाई जब तक घर वाली बैठी है, बाहर वाली दिखाई दे, कोई दिखाई दे, कुछ दिखाई दे, आपको वहीं रहना पड़ेगा। मतलब मेरा डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा। बोल यार। पर जो बंदा भाई साहब रोड पे खड़ा चीनू, उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ेगा। बोल यार। तो सुनो, फिजिक्स मैजिशियन का डिस्टेंस चीनू के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा, घर वाली के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है? रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड। आप देख कहां से रहे हो? सेम स्पीड। स्पीड का भी तो यही है। चीनू को लगेगा मैं कुछ स्पीड से चल रहा हूं, चीनू को लगेगा मैं बस के अंदर बैठा हूं तो मैं कुछ स्पीड से चल रहा हूं, पर घर वाली को लगेगा मैं तो रेस्ट में हूं, मेरी स्पीड 0 है। घर वाली बैठे रहना, अचार के साथ रोटी दूंगी, वो भी बासी। वहीं रहना। अरे बोलो, तो घर वाली को मेरी स्पीड कितनी लगेगी? 0। फिर से बोलो, स्पीड हो या डिस्टेंस? स्पीड हो या रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है ना? रेफरेंस फ्रेम पर किसी की स्पीड कितनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है उसे देख कहां से रहे हैं। अरे बोल यार। अरे नहीं आया। गौ माता की, काली माता की जय, हरियाणा जय। समझ आ रहा है ना? पता हो ईमानदारी से, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। पर भाई साहब जैसे बात कर रहे हैं टाइम की, जो समय है प्यारे बच्चों, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। जो समय है ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? ध्यान से समझिए, इधर देखिए यार। एक बात बताओ, मान लो इसके भी हाथ में घड़ी है और इसके भी हाथ में घड़ी है। अरे एक सेकंड, इधर देखो, बोर्ड पे देखो। इसके भी हाथ में घड़ी है और इसके भी हाथ में। डायमंड बैच शुरू हुआ सुबह 9 बजे, 9। इसकी घड़ी में 2 बजे 9 बजे हुए हैं, 2 नहीं 9। और इसकी भी घड़ी में 9 बजे हुए हैं। यहां भी 9, यहां भी 9। अरे बोलो, यहां भी 9 और यहां भी। मान लीजिए 1 घंटे बाद मैंने बासी रोटी खाई जो मेरी घर वाली ने बनाई। अरे बोल यार। तो इसकी घड़ी में कितने बजेंगे? तो इसकी घड़ी में भी ये थोड़ी है, इसकी घड़ी में 10:30। अरे बोले, अगर मैंने 1 घंटे बाद बासी रोटी खाई तो भाई साहब इसकी घड़ी में भी 10 बजेंगे, इसकी में भी 10 बजेंगे। तो इसकी में भी 10, इसकी में भी 10, जबकि इसका रेफरेंस फ्रेम तो बस और इसका रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड। बोल यार। समय रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अगर मेरी घरवाली ने मुझे 2.5 घंटे बाद डांट लगाई, मुझे ताड़ा, मुझे धमकाया, तो वो इसके रिस्पेक्ट में भी उतना ही समय होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी उतना ही समय होगा। अरे बोले, भूकंप आ गया, क्या आ गया? तो ये थोड़ी है इसको भूकंप फील होगा, उसको नहीं होगा। भूकंप आएगा तो दोनों को फील होगा। अरे बोलो, तो वो समय भूकंप आने का, वो तो दोनों को फील होगा। तो कहने का मतलब जो टाइम है, बोलो क्या है, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। जबकि इसका डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में लगातार बढ़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में सेम रहेगा। अरे बोल यार, नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो टाइम लिख लेना, टाइम रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। लिखिए टाइम रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। टाइम रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। टाइम रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता।
बोलिए, टाइम रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड, ये बात अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए लिखिए, लिखिए वन डायमेंशनल मोशन, लिखिए 1D मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशनल मोशन, बेसिक बातें, आज इंट्रोडक्शन चलने वाला है कि वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलना, लेक्चर नंबर, पेज नंबर, डेट डालते हुए अच्छे से चलना। मोर देन 90%, बोलो मोर देन। सारे कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट, सारे कॉम्पिटिटिव इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम करते हो और लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे और मेहनती होगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। मैंने एक बात हमेशा कहूंगा, जो बच्चे कैलकुलेशन गलतियां करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं होगा। आज बोल रहा हूं, लिख के कॉपी में लिखवा के ले जाओ। अगर आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, आप कितने भी मेहनती हो, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, डेली 5, 10 मिनट, 15 मिनट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले सवाल कर लो, किसी एक अलग कॉपी में, रफ कॉपी में कर लो डेली 10-15 मिनट। कुछ नहीं होता, हंसने की कोई बात नहीं है इस पर कि अब हम कैलकुलेशन वाले सवाल करेंगे, 11th में होंगे। अगर 10-15 मिनट डेली कैलकुलेशन वाले सवाल करके देखोगे तो इससे कैलकुलेशन समय के साथ सही भी आएगी और स्पीड भी बढ़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? डेली प्रैक्टिस करोगे ना, 5-10 मिनट कैलकुलेशन वाले सवाल करोगे, ऐसे अपना रैंडमली कोई नंबर लिख लो, 938 गुणा में 38, जल्दी से उसको मल्टीप्लाई करके देखो, ऑन पेपर करो या दिमाग में करो, फिर देख लो वो सही है या। ऐसे थोड़ा सा डेली करोगे ना, 1-2 महीने में देखना स्पीड भी बढ़ेगी और कैलकुलेशन मिस्टेक कम भी होगी। फिर अगर आप मेहनत करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, आपकी रैंक आगे आएगी, ऊपर आएगी। आपकी रैंक पीछे आने का कारण यही होता है, आप मेहनती तो बहुत होते हो पर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन सही करनी है, डेली प्रैक्टिस कर लो, 5-10 मिनट, कुछ नहीं जाता, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इस बात को सीरियस लेना जो मैं बोल रहा हूं। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधा चलना। देखो बिल्कुल सीधा चलना, बिल्कुल सीधा, इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल। बोलो वन, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, वन डायमेंशनल। बोलो वन। ट्रेन देखिए, ट्रेन, ट्रेन बिल्कुल सीधी चलती है ना, अरे बोलो, ट्रेन बिल्कुल सीधी, तो ट्रेन की जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है। ट्रेन की जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, जरूरी नहीं है उस डायरेक्शन में, हो सकता है इस डायरेक्शन में, पर डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, डायरेक्शन एक ही होनी, बिल्कुल सीधा। तो वन डायमेंशनल मोशन, बोलो वन डायमेंशनल मोशन। हिंदी में लिख लो, ट्रेन की मोशन ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन होती है। ट्रेन की मोशन ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन होती है। ट्रेन की मोशन ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन होती है। ट्रेन की मोशन ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन होती है, हो लल्ला हो होती है। अच्छा बताना, क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा, स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? है या नहीं है? देखो मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन है। अरे बोल यार, तो अगर मैं किसी को छोड़ दूं ऐसे हवा में, स्ट्रेट लाइन, इसको भी बोलेंगे वन डायमेंशनल। क्या बोलेंगे? अरे नहीं आया, जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? पक्का? पक्की बात है? वन डायमेंशनल, सीधा चलना, सीधा।
बिल्कुल सीधा चलना। जैसे अब मुझे ना संस्कारी बच्चा कहा जाता है अपने मोहल्ले में, ठीक है। अभी तुम्हें पता ही है मैं अनमैरिड हूँ, पता है ना ये बात, तो मेरी शादी नहीं हुई, हाँ ठीक है। अपनी बिहारी कॉलोनी में मुझे सब संस्कारी बोलते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधा चलता हूँ, ऐसे देखता भी नहीं। कोई लड़की भी जा रही हो बिल्कुल नहीं देखता, बिल्कुल सीधा चलता रहता हूँ, सीधा चल के दीवार में टक्कर मारता हूँ। वन डायमेंशनल मोशन। अरे बोलो यार, एक काम करो, लिखो टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। ये मोशन होगी प्लेन में, मोशन होगी प्लेन में। मोशन होगी प्लेन में। मयंक भारद्वाज, मयंक भारद्वाज, लव यू ब्रदर, लव यू लव यू, बहुत बढ़िया। बबीता मैडम तो ग्रेट हैं ही, कौन नहीं जानता इंडिया के अंदर बबीता मैडम को। मोशन होगी प्लेन में, टू डायमेंशनल मोशन, जो मोशन प्लेन में होगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर कोई बिल्कुल ऐसी मोशन है, इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल, बोलो वन। और कोई मोशन ऐसी है, इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल। कोई मोशन ऐसी है तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल के एग्जांपल है जैसे प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो ऐसे हमारा एक दोस्त दूसरी जगह खड़ा हो जाता था, हम यहाँ से बॉल फेंकते थे ऐसे, और फिर वो कैच करता था। अरे बोल यार, और तूने अपने घर से बहुत सारे पत्थर हमारे घर की तरफ फेंके थे। ऐसे हम करते थे काम, दूसरे घरों के शीशा। तो ये टू डायमेंशनल है क्या? ये जो आप बचपन में पत्थर फेंकते थे ना दूसरों के घरों में, या वो बॉल कैच कैच खेलते थे घर के आंगन में खड़े होके, ये टू डायमेंशनल। इसमें बॉल जा कैसे रही है? आपने किसी घर में पत्थर फेंका तो ऐसे ही तो जाएगा पत्थर, ऐसा तो नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा तो ऐसे नीचे की तरफ ढलान ले लेगा। अरे बोले टू डायमेंशनल मोशन, बोलो टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब प्लेन में, बोलो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब प्लेन में। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है। मान लो इस बोर्ड के प्लेन में कोई कीड़ी है, बोलो क्या है? मान लो यहाँ कोई कीड़ी है, कीड़ी इसका बोलेंगे टू डायमेंशनल, बोलो टू, जो एक प्लेन में हो। कीड़ी, जैसे कीड़ी जो फर्श पर चलती है ना, कॉकरोच। अरे बोलो कल तूने पैर के नीचे मकोड़ा मारा था, वो पैर के नीचे मकोड़ा नहीं मारा था, वो टू डायमेंशनल है, बोलो क्या? टू, मकोड़ा इधर उधर। और आपने तो वहां कॉकरोच बहुत है अपने घर में, तो सारे टू डायमेंशनल मोशन करते हैं, उड़ने वाले नहीं है वो। बता देता हूं, उड़ने वाले थ्री डायमेंशनल, अभी बताऊंगा, वो भी हमारे घर में, हमारे घर में सब कुछ है। तो वो जो कॉकरोच बाथरूम में इधर उधर, वो टू डायमेंशनल, बोला टू डायमेंशनल। तो ये जो मोशन है ना मैंने जो बोर्ड पर बनाई है, ये टू डायमेंशनल है, एक प्लेन में, एक प्लेन में। अरे बोले ये कौन सी मोशन है? टू डायमेंशनल। लिखो थ्री डायमेंशनल, जो स्पेस में हो प्यारे बच्चों, थ्री डायमेंशनल मोशन जो स्पेस में हो, थ्री डायमेंशनल मोशन जो स्पेस में हो,
3 डायमेंशनल मोशन जो स्पेस में हो। 3 डायमेंशनल मोशन जो किस में हो, स्पेस में। चिड़िया, चिड़िया की स्पेलिंग देखना ठीक लिखी है, सही है। चिड़िया, चिड़िया देखो, चिड़िया कैसे चलती है, चिड़िया ठीक है। अरे बोलो, या बटरफ्लाई बोलो, बटर। 3 डायमेंशनल बोलो, 3। फर्क है देखो, 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन में 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल ऐसे, ये 3 डायमेंशनल। अरे बोले, हमें ज्यादातर चर्चा जो हमारे कोर्स में 2 डायमेंशनल की करनी है प्रोजेक्टाइल में, और 1 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल के सवाल बहुत कम मिलेंगे, बहुत स्पेस के सवाल बहुत कम मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, संख्या बहुत कम होगी। ज्यादातर सवाल 1 डायमेंशनल के, 2 डायमेंशनल के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो ज्यादातर सवाल आते हैं आज तक मैक्सिमम 1 डायमेंशनल के आए हैं, 2 डायमेंशनल के आए हैं। अरे बोल यार। और नीट के पेपर में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, नीट के पेपर में कई बार काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चन भी आए हैं, पर 1 और 2 तो कंफर्म है। ज्यादातर ये रहता है किसी साल 2, किसी साल 1, किसी साल 2, किसी साल 1, किसी साल 2, किसी साल 1। एक आधा साल ऐसा भी आ जाता है 3। एक्सेप्शन का तो किसी को कुछ पता नहीं। 1 या 2 सवाल कंफर्म मान के चलिए नीट के पेपर में। अरे बोल यार। चलिए 3 डायमेंशनल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चिड़िया या बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। तो चीनू बेटा आप बताओ, अपना जो घर है जो गंदे नाले के बिल्कुल पास है, वहां पे तो रेत गर्दा भी बहुत सारा है, मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है हवाई में। तो वो जो रेत उड़ता है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, वो कैसी मोशन होती है चीनू, 3D है 2D? 3D डस्ट पार्टिकल्स। अरे बोलो, डस्ट कूड़ेदान का काम वहीं पर है ना, हमारे फैक्ट्री है हमारी वहां पर। हाँ पन्नियां भी उड़ती हैं, वो पन्नियां ये सब अडंगा उड़ना तूफान में तो सही हो जाता, अच्छा हो जाता तूफान के समय तो ना। हाँ हाँ। एक लड़का है वो, उसने एक दिन क्या करा, हमारे घर में कूड़ा फेंक दिया। वो सेक्टर वाले जो उधर रहते हैं मैं लेके गया फिर 10 जनों को, फैक्ट्री उनके आंगन में ही लगा दी। अपना काम अच्छा चलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है पन्नियां वापस ले, समझ रहे हो ना, जैसे पन्नियां मार्केट में चली गई तो इनको वापस भी देना है, ताकि, क्योंकि तुझे पता ही है डिकम्पोज तो हो नहीं सकता, खत्म तो नहीं हो सकता। तो इसमें अपना बढ़िया बिजनेस है। देखते हैं क्या रेट निकालती है सरकार एक पन्ने का। तुम जितने भी लोग, जितने भी बच्चे हो, कभी भी बर्गर कुछ भी खाओ पन्नी में, यहाँ पे फेंक देना बाहर, ठीक है, यहाँ से मुठा लग रहेंगे। चलो क्लियर है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। चलिए लिखिए डेफिनेशन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, चलो भाई, डिस्टेंस बोला बोला, डिस्टेंस बोला बोला, लिखो द लेंथ ऑफ एक्चुअली सर ऐसे बोलते हैं ना हम, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by body in a given interval of time, in a given interval of time, called as distance, called as distance। हकीकत में, असली में जो बॉडी पाथ कवर करेगी उसकी जो लेंथ होगी उसी का नाम क्या रख दिया गया? डिस्टेंस। क्या रख दिया गया? डिस्टेंस। हकीकत में, असली में जो बॉडी पाथ कवर करेगी किसी भी एक फिक्स इंटरवल के अंदर, उसी का नाम डिस्टेंस। ध्यान से सुनिए भाई साहब, बोर्ड पर देखना, टा टा ए बी टा। देखो मान लो
मैं ए से गया सी, बोलो बोलो, ए से कहां गया? 2 मीटर। फिर मैं गया सी से डी, सी से 4 मीटर। कितने मीटर? फिर मैं डी से गया बी, फिर से 2 मीटर। चलो बताओ, पहले मैं कहां से कहां गया? ए से सी, सी से डी, से डी से बी, डी से बी। तो ए सी डी बी, बोलो ए सी। दिमाग लगाओ, टोटल कितना पाथ कवर किया? 2 + 4 6 + 2 8। तो जो एक्चुअल पाथ मैंने कवर किया ए से बी, वो 8 मीटर किया। इस 8 मीटर को ही हम कहेंगे डिस्टेंस। क्या कहेंगे? एक्चुअल पाथ। बोलो एक्चुअल, एक्चुअल, एक्चुअल। और देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आधा सर्कल है। ओए बोर्ड पर देखो, ये क्या? आधा, आधा सर्कल। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है। बोलो कितनी है? एक चीनू, बोलो बोलो, एक ए से बी पर गया, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए। ऐसे गया वो, एक्चुअल पाथ ही है इसका। अरे बोल यार। तो बताओगे डिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? समझदार हो ना? जो एक्चुअल लेंथ होगी उसी को डिस्टेंस कहेंगे ना? क्या कहेंगे? पर ध्यान से समझना, बोर्ड पर देखना। यार एक बात बताओ, ये मान लीजिए हमारा आईसीएस का सेंटर है। बोलो ये क्या है? हमारा आईसीएस का। और ये मान लीजिए आपका घर है। बोलो ये क्या? आपका घर। अब कोई बच्चा है, वो घर से आया आईसीएस पे, है चला नहीं, फिर भी चला। इंक नहीं खत्म होती इसकी बेटा। ये हमारा जो बोर्ड है ना, ये बहुत ही शानदार बोर्ड है। कई बार ये जवाब दे जाता है ना। विंडो ही तो है इसमें। मोबाइल फोन भी तो कई बार हैंग हो जाता है। ये हम हैंग करते नहीं जानबूझ के, मतलब हम नहीं करते इसको, अपने आप हो जाता है। कल खाना नहीं दिया ना इसको हमने वो वहाँ पर गए थे बीकानेर पर, तो रसमलाई मांगने लग गया, मैंने मना कर दिया क्योंकि परसों भी खिलाया हमने इसको। बहुत बड़ा भिखारी है ऐसे धोखा दे जाता है कई बार। देखो ये आईसीएस और ये घर। बोलो ये आईसीएस और ये। यार एक बात बताओ, एक बच्चा है, वो घर से आईसीएस गया। घर से कहां गया? रास्ता देखो। मेरे जैसा बच्चा शरारती, पहले घर से गया मॉडल टाउन। कहां गया? मॉडल। फिर गया सेक्टर 23, सेक्टर, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर आया सेक्टर 15, सेक्टर, वहां भी कुछ। फिर सोचा कि रोडवेज की कोई बस आएगी, वहां कुछ हो जाए। फिर बस स्टैंड गया। कहां गया? फिर आईसीएस पे गया। कहां गया? दिमाग लगाओ, कहां पर पेट्रोल ज्यादा खर्च हुआ? मेरे जैसे शरारती बच्चे पे पेट्रोल ज्यादा खर्च हुआ या शरीफ बच्चे पर? शरारती। असली में ये जो गाड़ी का डीजल है या बाइक का पेट्रोल है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने हकीकत में कितना पाथ कवर किया। अरे बोल यार। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और जो हकीकत पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो असली में जो डिस्टेंस की कहानी है प्यारे बच्चों, बोलो डिस्टेंस की, ये आपकी गाड़ी के डीजल या आपकी स्कूटी के पेट्रोल से रिलेट होती है। अगर तुम्हारा पेट्रोल ज्यादा जला, तुम्हारा पेट्रोल ज्यादा खर्च हुआ, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है कि आपने जो एक्चुअल पाथ कवर किया वो ज्यादा किया, आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ज्यादा किया। अरे बोल यार। हम अक्सर यही तो बोलते हैं कि सिरसा गए थे। कहां गए थे? छोड़ो सिरसा, जयपुर गए थे। कहां गए थे? और इतना डीजल लग गया।
जयपुर जाएंगे तो ज्यादा लगेगा, दिल्ली जाएंगे तो कम लगेगा, क्योंकि पाथ कम है। तो डिस्टेंस, पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, ये कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं। बोल यार, अगर तेल ज्यादा खर्च हो रहा है, तुम्हारे घर वाले अगर समझदार होंगे तो वो पक्का आइडिया लगा लेंगे तुम डायरेक्ट ट्यूशन से, मतलब तुम डायरेक्ट घर से ट्यूशन गए या नहीं गए। अगर तेल ज्यादा लग रहा है तो पक्का उनको डाउट हो जाएगा, पक्का ये गया होगा कहीं ना कहीं और। अरे बोल यार, ये एक अच्छा तरीका है। अब जिसको फिजिक्स आती है वो तो दिमाग लगा लेगा। 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया था कल ही, ट्यूशन तक का तो 40 रुपए का लगता है, कहाँ गया? फिर फोन चेक करेंगे कोई लड़की तो नहीं है जिससे मॉडल टाउन में मिलने गया। अरे बोल यार, नहीं आया। फिर से बोलो, पेट्रोल का खर्चा पेट्रोल का, डीजल का खर्चा डीजल का। अच्छा, दिल्ली में ऑटो देखे हैं? दिल्ली में ऑटो वो मीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं। मीटर के हिसाब से क्या लेते हैं? तो बहुत चालाक होते हैं। आपको रोहिणी से पीतमपुरा जाना, जानबूझ के बड़े रास्ते से ले जाएंगे ताकि मीटर ज्यादा चले, पैसे ज्यादा बने। बोल यार, उनको तो किलोमीटर के हिसाब से पैसे बचने हैं। 1 किलोमीटर पे मान लो उनको 3 रुपए बचने हैं। कितने बचने हैं? तो वो तो ज्यादा से ज्यादा बड़े रास्ते से ले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे। अरे बोल यार, हमारा यही तो काम था, अपना यही तो काम था। अब दिल्ली में कोई भी अननोन पर्सन आएगा, उसको क्या पता पीतमपुरा दिल्ली रोहिणी कितना डिस्टेंस है। चलो आजकल तो मोबाइल फोन हो गए, पहले तो ऐसे बहुत बेवकूफ बनाया जाता था, आजकल तो मोबाइल फोन, ये नेविगेशन है भैया भैया भैया, और दूसरा रास्ता भी है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। अरे बोल यार, तो लिख लो, डिस्टेंस बेसिकली रिलेट करता है डिस्टेंस बेसिकली रिलेट करता है ऑटो का किराया, ऑटो का किराया या डीजल के खर्चे से, डीजल के खर्चे से। मतलब सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑटो वाला किराया ज्यादा ही तो मांगेगा। ये थोड़ी है गोहाना के भी उतने पैसे लेगा और यहां से जींद के भी उतने पैसे लेंगे। रोडवेज वाले जींद के ज्यादा पैसे लेंगे, गोहाना के कम पैसे लेंगे, क्योंकि पाथ ज्यादा है। डिस्टेंस किससे रिलेट करता है? डीजल या पेट्रोल के खर्चे से, किराए से। अरे बोले, अच्छा एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सोच के बताना, छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल सा सवाल है। मैं ये सोनीपत है, बोलो ये क्या है? ये है पानीपत। क्या है ये? मैं गया सोनीपत से पानीपत, सोनीपत से कहां गया? नेशनल हाईवे से मैंने देखा है। अगर मैं सोनीपत से पानीपत गया गाड़ी से, अरे बोलो, गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, मतलब मांगी हुई गाड़ी से। बोल यार, सोच समझ के बताओ, मोशन कैसी होगी? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? कैसी? वेरी गुड, 3 डायमेंशनल। देखो, अगर मैं सोनीपत से पानीपत जाऊंगा, देखो गाड़ी ऐसी होगी और पुल आएगा, 3 डायमेंशनल। बोल यार, मतलब कुछ ऐसे और पुल आएगा तो ऐसे, 3 डायमेंशनल। ये वो ध्यान देने वाली बात है, 3 डायमेंशनल मोशन होगी। अरे बोलो, गांव में आपको पता होगा, खेतों में जब बुग्गी पे जाते हैं, घर से निकलते ही बुग्गी पर बैठते ही खेत पहुंचने पर वो बुग्गी टक 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 मटकते हुए चलती है, डन 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 डन, और वो मिट्टी में ऐसे ऊपर नीचे। तो 3 डायमेंशनल मोशन है। बोलो कैसी है 3 डायमेंशनल मोशन? बहुत सारे बच्चों को पता क्या लगता है, ये सोनीपत से पानीपत सीधा, अच्छा 1 डायमेंशन नहीं, ओवरटेक भी करेंगे 2 डायमेंशनल, ऊपर नीचे भी होंगे 3 डायमेंशनल। अरे बोले, नहीं आ रहा? बेसिक बेसिक बात है, सारी क्लियर होनी चाहिए। अगली बात, जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर। छोटी छोटी बातें लिखते हुए चलो। डिस्टेंस जो होता है उसकी जो यूनिट होती है मीटर। मीटर, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। अब तुम में दिमाग तो है ही। मान लो मैं यहां से पानीपत गया, क्या गया? मैं ये कहूंगा मैं 1 लाख सेंटीमीटर चला, 1 लाख सेंटीमीटर चला, 1 लाख। मैं यही तो कहूंगा 40 किलोमीटर चला। 40
40 किलोमीटर चला, तो जो बड़ी दूरी है, बोलो जो बड़ी, उनको किलोमीटर में। अब मैं यहां से अपने घर गया, ये रहा मेरा घर पीछे ही है, 200 मीटर, 200 डिस्टेंस ठीक ठाक सा हो तो मीटर में। अरे बोलो। स्कूल में जब हम किसी की लेंथ को मेजर करते थे, किस में? किलोमीटर में ना? किस में? तो दूरी बहुत कम है तो सेंटीमीटर में, ठीक ठाक सी है मीटर में, बहुत बड़ी है तो किलोमीटर में। अरे बोल यार। दूरी हम डिस्टेंस की मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी और किलोमीटर में भी, डिपेंड करता है दूरी कौन सी मेजर कर रहे हैं। बोल यार। यहां से जींद किलोमीटर, यहां से जींद, यहां से भैया की ये जो दुकान है, शॉप है, मेडिकल स्टोर है, मीटर। क्या? क्या? मेरी इस आंख से इस आंख, बहुत समझदार है। तेरी आंखा का यू काजल, सुना गाना? ऐसे है, मन पल 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 तो ये दो आंखों का काजल है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इसको किस में मेजर करोगे आप? मीटर में, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। वेरी नाइस। और जो आंखों के अंदर काजल है, उस काजल के जो दो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही लड़का यार तू। माइक्रोमीटर, मिलीमीटर है, तुझे तो नॉलेज है यार कुछ करेगा तू अरे बोलो यार, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? छोटी छोटी बातें। अच्छा, मीटर होगी SI, मतलब ये सारे बैठे थे ना, जो बाइडेन सर, नरेंद्र मोदी सर, पाकिस्तान को हमने थोड़ा बाहर कर दिया था, तो ये जितने भी जो बड़े बड़े लोग बैठे थे, तो मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा यार देखो ऐसा है, आपकी कंट्री में किलोमीटर में, आपकी कंट्री फुट में है। मैंने कहा यार तुम एक काम करो, अब देखो कोई बंदा है वो वर्ल्ड टूर पे होगा, तो उसके लिए कॉमन सी चीज रखो। कॉमन सी? मीटर, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो ज्यादातर किताबों में जो डिस्टेंस की कैलकुलेशन है वो मीटर में की गई है। किस में की गई है? थोड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो भी है, हमने मीटिंग्स में बैठ के डिसाइड कर लिया। अरे बोल यार। ज्यादातर डिस्टेंस आपको किस में मिलेगा? किलोमीटर में या मीटर में? इसीलिए इसको SI बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड। मीटिंग में मैं ही तो था। अरे बोलो यार। तो मैं अच्छी बात लेके आऊंगा, मान लो मैं फुट में ले आता है, यहां पर इतनी टफ कैलकुलेशन हो जाती। और इंडिया वालों की तो मेंटलिटी थोड़ी ऐसी बनी हुई है, किलोमीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से सोच लेते हैं, इतना दूर होगा। नानी का घर 100 किलोमीटर दूर है, अच्छा 2 घंटे तो लगेंगे, दिमाग में आ जाता है। अब मैं कह दूं नानी का घर होगा 10,000 फुट दूर, 10,000 फुट दूर है, ओ 10,000 फुट। लोग एक मेंटलिटी बना लेते हैं इन चीजों को लेके। अरे बोलो। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगी, छोटी छोटी बातें लिखते चलो। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर समझते हो? डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। बहुत बच्चों को पता नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला दिया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला दिया जाए प्यारे बच्चों, तो इसी को बोलते हैं स्केलर या मैग्नीट्यूड। अरे क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट ध्यान से सुनो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, बोलो बोलो, कोई बॉडी, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस always increase, for a moving body distance always increase। ठीक है यार, ऐसा हो सकता है, ओए ओए, ऐसा हो सकता है कि आपकी स्कूटी चलती रही और पेट्रोल ही ना खर्च हो। अगर स्कूटी चलती रही तो पेट्रोल खर्च होता रहेगा और पाथ भी बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। बोल यार। अगर इस दुनिया में कोई मोशन में है, बोलो किस में है? अगर वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो तेल ज्यादा खर्च होगा, तेल ज्यादा खर्च होगा तो पाथ भी ज्यादा होगा। बोल यार। तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा हमेशा
मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, पक्की बात है। छोटी छोटी बातें हैं। अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, बोलो अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कई बार लव यू बोलने की इतनी आदत होगी, घर पे कल भी 3 थप्पड़ लगे। एक बच्चे का मैसेज आ गया, सर लव यू सर। मैं कहा लव यू बेटा, ये आती ना 3 थप्पड़ आए कसम से, ना रोटी मिली। अगर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा तो मां कसम बॉडी चल नहीं रही। बॉडी चलेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं हो रहा तो बॉडी किस में होगी? पक्का। रुकी हुई बॉडी का कभी डिस्टेंस बढ़ ही नहीं सकता। रुकी हुई बॉडी का डिस्टेंस हमेशा 0 होगा। फॉर रेस्ट बॉडी कांस्टेंट नहीं बेटा, 0। अगर मान ले समय शून्य पर, समय शून्य पर मैं रेस्ट में हूं, ऐसे हूं स्टैचू। 2 घंटे हो गए तुझे मुझे देखते हुए, मेरी आंखों में तो देख रहा है, प्यार हुआ नहीं हुआ? देखो ना मेरी आंखों में देखो, अभी भी मैं किस में हूं? अभी भी तो मेरा डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, मेरा डिस्टेंस 0। फॉर अ रेस्ट बॉडी, जो हमेशा रेस्ट में रहे, तू मुझे आज देख रहा है तो भी मैं रेस्ट में हूं, कल देख रहा है तो भी रेस्ट में हूं, 2 घंटे बाद देख रहा है तो भी रेस्ट में हूं, मैं तेरा प्यार हूं, रात को देख रहा है तो भी रेस्ट में हूं, तो मेरा डिस्टेंस हमेशा 0। बोल यार, मेरा डिस्टेंस हमेशा 0। तो फॉर अ रेस्ट बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू 0। अरे नहीं आया। डिस्टेंस 0 कब होगा? अगर बॉडी हमेशा किस में रहे? पर मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस घट भी सकता है? डिस्टेंस घट भी सकता है। ये गंदी बात है, गंदी बात, गंदी बात नहीं, गंदी बात है, बिल्कुल गंदी बात है। ठीक है, पीटीएम होने दो, मैं बताता हूं आपके घर वालों को। ठीक है, बहुत गंदी बात करी आपने। सुनो, अगर कोई बॉडी मोशन में है, बोलो कोई बॉडी किस में है? तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। कोई मूविंग बॉडी है उसका डिस्टेंस घट सकता है क्या यार? ऐसा हो सकता है आपकी गाड़ी का 2 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया और फिर आ भी गया। आपने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया, सारा खत्म, फिर आ भी गया। आ गया क्या? अपने आप आ गया। ये तो नॉनसेंस बात है, कॉमन सेंस की बात है। डिस्टेंस कभी भी समय के साथ मूविंग बॉडी का डिक्रीज हो ही नहीं सकता। अरे बोले, डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का समय के साथ घट सकता है क्या? अगर वो बॉडी मूव करती रहेगी तो पेट्रोल खर्च होता रहेगा, डीजल खर्च होता रहेगा, तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, पाथ बढ़ता रहेगा। पाथ कभी भी घट ही नहीं सकता, डिस्टेंस कभी भी घट ही नहीं सकता मूविंग बॉडी का। बोल यार, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम फॉर मूविंग बॉडी। बोल यार, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नेवर विद टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। बोल यार, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने 10 लीटर डीजल डलवाया हो, डीजल खत्म हो गया, डीजल अपने आप आ भी गया हो। अरे बोले, नहीं आ रहा? लिख लो जल्दी। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, कोमा, जीरो and negative for a moving body, for a moving body, for a moving body, for a moving body। समझ में आया? चलो, मान लो ये हमारा घर है। बोलो ये क्या है? हमारा। और आपकी मैडम का घर है पानीपत। कहाँ है? कहाँ पर है? तो देखो, मैं अपने घर से पानीपत कैसे जा रहा हूं? गया? अरे बोलो, नहीं आया?
बाहर वाली बोलो बाहर। जींद रहती है, कहां रहती है? मैं ऐसे गया अगली बार। अरे बोल यार, नहीं आया। एक और है बाहर वाली, कौन है बाहर? जयपुर रहती है। अरे बोल यार, ये बताओ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है या बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसकी कोई सीमा थोड़ी है, सीमा थोड़ी। सीमा किसी लड़की का नाम, सीमा मतलब इनफाइनाइट। अरे बोल यार, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बोल यार, पाथ ये भी हो सकता है, पाथ ये भी हो सकता है, ये भी। एक मिनट, पाथ तो कैसा भी हो सकता है। कोई शरीफ बंदा है तो पाथ ये होगा, और मेरे जैसा खतरनाक तो पता नहीं पाथ क्या हो जाए, क्या पता फ्लाइट से उड़ के अमेरिका, अमेरिका से पानीपत, इतना डिस्टेंस। अरे बोलो, लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस possible between initial and final point, between initial and final point. There are infinite number of distance possible between initial and final point. सोनीपत से पानीपत तेल खर्च करने की कोई सीमा नहीं है। 5,000 का डीजल खर्च करके भी आप पानीपत जा सकते हो, 1 लाख रुपए का डीजल खर्च करके भी आप पानीपत जा सकते हो, और आप बहुत शरीफ हो तो आप डायरेक्ट बहुत कम खर्चा करके भी जा सकते हो। डिस्टेंस की कोई सीमा नहीं है। अरे व्हाट आई एम समझाएंगे, यू आर गेटिंग? माई इंग्लिश इज गुड और बैड? गुड बोलो, जिंदाबाद बोलो, शानदार बोलो, लाजवाब बोलो, भारत माता की, गौ माता की, काली माता की। छोटी छोटी बातें, जैसे एक सिंपल सा सवाल दूं, सिंपल सा सवाल। ये एक रेक्टेंगल है, एक पार्टिकल ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, और फिर डी से ए गया। एक पार्टिकल है वो ए से बी गया, फिर वो बी से सी गया, फिर वो सी से डी गया, फिर वो डी से ए गया। ए बी सी डी ए, ये 2L है, ये 2L है, ये L है, ये L है। टोटल डिस्टेंस बताओ कितना होगा? बताओ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आसान या मुश्किल? 2L प्लस L प्लस 2L प्लस L। अरे नहीं आया। अच्छा मान लो 2 राउंड लगाए तो, अगर 2 राउंड लगाए तो एक राउंड में 6L, दूसरे राउंड में भी 6L, कितना हो गया? 12L। अगर 2 राउंड लगा रहा है तो 12L हो गया, मतलब एक्चुअल लेंथ। अरे नहीं आया। अब बताना, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, सोच समझ के बोलना। टा 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 टू 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 टू। 0 या 12L? 0 या 12L? 12 12। डायरेक्शन मेंशन करती, डायरेक्शन मैटर करती, डायरेक्शन मैटर करती। मैटर क्या करता है? बात। टा 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 6L, टा 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 6L। अरे नहीं आया। 12L, 12 नहीं आया। समझ आ रहा है? पक्का? नहीं आ रहा? पक्की बात है? सोच लो, भगवान की कसम, भगवान की। वैसे तुम खाते नहीं हो ना, हम झूठ बहुत बोलते हैं। फिर कोई माँ कसम खा, माँ कसम तो मैं खाता ही नहीं, मैं तो इतनी खाता हूँ बहुत खाता हूँ, मम्मी कसम, भगवान कसम, अंटी बंटी कर लेता हूँ चलो लिखो डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कल पढ़े, डिस्प्लेसमेंट कल पढ़े, कल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, ठीक है।
जितने भी ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं अब नीचे चले जाओ तुम, ठीक है। देखिए आप जितने भी बच्चे यहां पर हो उनको भी मैं कहना चाहूंगा, हमने एक नया बैच जो बनाया उसमें हम हाफ फीस बच्चों को उल्टी दे देंगे अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा। पर मेरा को विश्वास है अपने ऊपर कि हम इतनी मेहनत करेंगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगा जो हम पढ़ाएंगे, अगर बच्चे भी हमारे साथ मेहनत करेंगे। ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो 12th पास है उनके लिए है। चलिए भाई, थैंक यू। मैं फिर कहूंगा आईसीएस के सभी प्यारे बच्चों को, आईसीएस के सभी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। हैंड रिटन नोट से ही आपका सारा नीट का JEE का पेपर आएगा प्यारे बच्चों। और अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारा संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें हम थ्योरी पर, डेरिवेशन पर और बोर्ड की आए न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो 2 बैच हमारे रहेंगे, एक डायमंड बैच और एक संकल्प बैच। आप अपने नियरेस्ट सेंटर पर पहुंचिए, आईसीएस जींद, आईसीएस कुरुक्षेत्र, आईसीएस थानेसर, मोहाना, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके सेंटर संचालक से मिलिए, उनसे पूछिए कि क्लासेस किस किस टाइम लगती है। क्योंकि मैं फिर कहूंगा डायमंड बैच इंडियाज बेस्ट कंटेंट, और संकल्प बैच की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पूरे सोनीपत के अंदर आईसीएस ने एक रिकॉर्ड बनाया है। आईसीएस के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स लगभग 200 के राउंड ऐसे थे जिनके 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स थे 2020 के अंदर, जो पूरे एक हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बना। और बेस्ट टीम अब आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोचिंग देगी। और हम चाहेंगे कि गांव में गरीब परिवार का बच्चा भी हमसे जुड़े और वो भी एक वो पढ़ाई कर सके जो पढ़ाई उसको बाहर लाखों रुपए खर्च करने के बाद मिलती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशीष नैन। कल लेक्चर नंबर 2 हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। बाय प्यारे बच्चों, बाय।